40 लाख रुपए नकद, 180 ग्राम सोने के सिक्के, 5 राज्यों में एक साथ ईडी की छापेमारी और जांच एजेंसियों का दावा, अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध फंडिंग से जुड़ा एक संगठित नेटवर्क। क्या यह सिर्फ अवैध प्रवास का मामला है या इसके पीछे काम कर रहा है एक ऐसा नेटवर्क जो सीमा पार से लोगों की घुसपैठ कराकर उन्हें फर्जी पहचान दिलाता है? क्या देश की सुरक्षा से जुड़े नए सवाल खड़े हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, रोहिंग्या कौन है? वे भारत तक कैसे पहुंचे? क्या हर रोहिंग्या अवैध घुसपैठिया है या शरणार्थी और अवैध प्रवासी में फर्क है? और आखिर ईडी की ताजा जांच में अब तक क्या सामने आया है? नमस्कार, तथ्यवाणी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। आज हम तथ्यों, जांच एजेंसियों के दावों और पूरे ऐतिहासिक संदर्भ के साथ समझेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। हाल ही में ईडी ने अवैध घुसपैठ और कथित टेरर फंडिंग नेटवर्क पर देशव्यापी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 40 लाख रुपए नकद, 180 ग्राम सोने के सिक्के, कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। ये जांच अभी भी जारी है और बरामद सामग्री की फोरेंसिक जांच की जा रही है। ईडी के अनुसार ये कार्रवाई एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। ये मामला पहले दर्ज हुई उस एफआईआर से जुड़ा है जिसमें कथित तौर पर अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान बनवाने और टेरर फंडिंग के पहलुओं की जांच की जा रही थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि एक संगठित नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने, फिर उनके लिए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज तैयार कराने तथा उन्हें अलग अलग राज्यों में बसाने का काम कर रहा था। इन आरोपों की जांच जारी है और अदालत में अभी दोष सिद्ध होना बाकी है। ईडी की कार्रवाई जिन प्रमुख जगहों पर हुई उनमें शामिल है उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, महाराष्ट्र के भी कुछ जगहों पर। जांच एजेंसियों ने कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, रोहिंग्या आखिर है कौन? रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो मुख्य रूप से म्यांमार के रखाइन अराकान राज्य में रहता था। म्यांमार की सरकार उन्हें देश का आधिकारिक नागरिक समुदाय नहीं मानती। 1982 के नागरिकता कानून के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या प्रभावी रूप से नागरिकता से वंचित हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्या को दुनिया के सबसे अधिक उत्पीड़ित और विस्थापित समुदायों में से एक बताया है। 1948 म्यांमार स्वतंत्र हुआ। 1982 नया नागरिकता कानून आया जिसके बाद अधिकांश रोहिंग्या नागरिकता से बाहर हो गए। 2012 रखाइन में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। 2016-17 म्यांमार सेना के बड़े अभियान के बाद लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए। 2017 के बाद लगभग 7 से 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शरणार्थी शिविरों में रहने लगे थे। सरकारी एजेंसियों के अनुसार कुछ रोहिंग्या शरण की तलाश में भारत आए, जबकि जांच एजेंसियों का आरोप है कि कुछ मामलों में अवैध सीमा पार कराकर उन्हें देश में लाया गया है। वे दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद, मेवात और कुछ अन्य इलाकों में बसे पाए गए हैं। भारत सरकार समय समय पर सुरक्षा और अवैध प्रवास को लेकर कार्रवाई करती रही है। भारत सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। फर्जी दस्तावेज बनवाना गंभीर अपराध है। अगर किसी नेटवर्क के तार आतंकवाद या हवाला से जुड़े मिलते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही मानवाधिकार संगठन ये कहते रहे हैं कि वास्तविक शरणार्थियों के साथ अंतरराष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। अब इसमें सवाल यह कि टेरर फंडिंग क्या होती है? टेरर फंडिंग का मतलब है आतंकी गतिविधियों या आतंकी संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन, संसाधन या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यदि जांच एजेंसियों को बैंक लेन देन, हवाला
नकद या अन्य माध्यमों से ऐसे वित्तीय संबंध मिलते हैं तो उनके आधार पर आगे जांच और कानूनी कार्रवाई की जाती है। ईडी ने बताया है कि हालिया हुए छापे में 40 लाख रुपए नकद बरामद हुए, 180 ग्राम सोने के सिक्के मिले, वहीं कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। संदिग्ध दस्तावेजों की जांच जारी है, संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मनी ट्रेल और संभावित नेटवर्क की आगे जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में दो अलग अलग पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला, अगर कोई संगठित गिरोह अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी पूरे समुदाय को अपराधी नहीं माना जा सकता। जांच एजेंसियों की कार्रवाई आरोपित व्यक्तियों और नेटवर्क पर केंद्रित होती है, न कि किसी धर्म, जाति या शरणार्थी समुदाय के सभी लोगों पर। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय होगी। देश की सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक कड़ियों, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह और संभावित अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां या खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जांच जारी है और सभी आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।